हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आप देख रहे होंगे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन प्लांट। एक्चुअली में ये टॉपिक आपको मिलेगा आपका जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसी का ये टॉपिक है। तो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। मुझे आशा है कि वो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन प्लांट, सबसे पहले हम लोग यही देखने जा रहे हैं। अब देखो, रेस्पिरेटरी गैस मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो देखिए, एज ए रेस्पिरेटरी गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यूज्ड बाय प्लांट विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन प्लांट एंड सराउंडिंग। ये प्लांट और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। ये एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है, बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये एक सेल आपका अवेलेबल है, तो सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है और बाहर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूज आउट कर जाएगा, है ना। और अगर मान लो बाहर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन सिंपली क्या हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। यही है सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक ना। तो यहाँ भी सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस ही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। और आप देख रहे होंगे प्लांट में जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस के लिए, वो होता है स्टोमाटा, लेंटिकल्स, क्यूटिकल और रूट। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टोमेटल रेस्पिरेशन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेस्पिरेशन जो होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है वो आपको स्टोमाटा से ही होता है। वहीं पे अगर हम लोग देखें लेंटिकुलर, तो लेंटिकल्स क्या होता है, मल्टी सेलुलर एयर होल्स पाए जाते हैं। क्यूटिकल्स क्या होता है, तो ये वैक्सी लेयर होता है, ये वैक्सी लेयर होता है। और रूट का रेस्पिरेशन भी होता है, क्योंकि रूट जो होता है वो क्या करता है, वो सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है ना, उस एयर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेता है रूट। तो वो हो जाएगा रूट का रेस्पिरेशन। इवन आपने नाम सुना होगा कि जब आप वाटर लॉगिंग कर देते हो, वाटर लॉगिंग आप समझते होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जब आप प्रोवाइड कर देते हो प्लांट को, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, रूट का रेस्पिरेशन ब्लॉक कर जाता है, और जिसकी वजह से प्लांट में विल्टिंग शुरू हो जाता है। तो बेसिकली यही आपका ये एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस है, किसमें, प्लांट के अंदर। अब इसी चीज़ में हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं स्टोमाटा के बारे में। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ स्टोमेटल एक्सचेंज ऑफ गैस। देखिए, स्टोमेटल एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। देखिए, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में ये जो बीन शेप्ड सेल है दैट इज गार्ड सेल, उसके चारों तरफ पाया जाता है सब्सिडियरी सेल्स, उसके चारों तरफ आपको मिलेगा एसेसरीज एपिथेलियल सेल्स, और ये जो बीच का पोर है दैट इज कॉल्ड स्टोमा, है ना। आप देखिएगा जो स्टोमा आप देख रहे हो, खासकर जो गार्ड सेल है, जो गार्ड सेल का वो हिस्सा जो स्टोमा के नज़दीक है वो थोड़ा सा थिकर होता है ना, ये थोड़ा सा थिकर होता है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा थिकर होता है, जबकि इसके बाहर वाला जो एरिया होता है ये थोड़ा सा थिनर होता है। अब देखिए स्टोमाटा से होता क्या है भाई, तो जनरली क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इस रीजन में हाई हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन एंड डिफरेंट आयंस, तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूज आउट करता है ना, इससे सिंपली डिफ्यूज आउट कर जाता है। जबकि रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑक्सीजन जो होता है इन्वायरमेंट से सिंपली इसके अंदर क्या होता है, इन कर जाता है। अब सिंपली अगर हम लोग देखें तो स्टोमाटा जो आपका है वो क्या होता है, नाइट में क्लोज होता है। नाइट में क्लोज होने की वजह क्या है, देखिए इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारे चीज़ जो है ना आपको हायर क्लासेस में ही देखना है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंडिकेशन करना चाहूँगा कि होता क्या है ना, कि रात में क्लोज होने का वजह ये होता है कि ये जो गार्ड सेल आप देख रहे हो, इस गार्ड सेल में वाटर की कमी हो जाती है। गार्ड सेल लॉस करता है किसको, वाटर को, वाटर इसमें लॉस हो जाता है। तो गार्ड सेल में जब वाटर का कमी हो जाएगा, कंसंट्रेशन इसका कम जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये गार्ड सेल जो होता है ना ये श्रिंक कर जाता है। और जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा तो स्टोमाटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जबकि आप देखते होंगे दिन में स्टोमाटा जो होता है वो ओपन होता है। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि गार्ड सेल जो होता है
इसमें वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, बढ़ा हुआ होता है वाटर इसमें। तो वाटर जब बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल अपने ओरिजिनल शेप में होगा। गार्ड सेल जो होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल शेप में होगा। और जब ओरिजिनल शेप होगा तो क्या होगा, उसका ओरिजिनल शेप बीन शेप्ड होता है, जिसकी वजह से स्टोमाटा खुला हुआ रहता है। ओके। जबकि कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें स्टोमाटा रात में खुलता है। कुछ ऐसे भी प्लांट आपको मिलेंगे जिसमें स्टोमाटा रात में खुलता है। स्टोमाटा का रात में खुलने का वजह क्या होता है ना, कि ये टेम्परेचर इफेक्ट है ना। एक्चुअली में टेम्परेचर की वजह से स्टोमाटा जो होता है वो रात में खुलता है, क्योंकि दिन में टेम्परेचर इतना हाई होता है ना कि स्टोमाटा उस टेम्परेचर की वजह से क्लोज रहता है, और उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाता है ना, वो प्रोडक्ट को वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। और उसी प्रोडक्ट का यूज वो करता है रात में फॉर द मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन, और एक्सचेंज ऑफ गैस वो रात में करता है। इसी वजह से स्टोमाटा जो होता है वो रात में खुलता है। ओके, चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में। ये तो प्लांट का हो गया ना। अब हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एनिमल्स में रेस्पिरेशन का बात कर रहे हैं। अब देखिए, यूनिसेलुलर में अगर हम लोग देखें तो जनरली क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस होता है। जैसे मान लो ये हमारा सेल है ना। तो ये अगर हमारा सेल है और सेल के अंदर, मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया कि ये मेरा सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है ना। तो सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, सॉरी ज़्यादा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म चल रहा है सेल के अंदर, और बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट डिफ्यूजन के द्वारा सीधे सेल के बाहर चला जाएगा बाय विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जाएगा। ओके। और बाहर में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये डिफ्यूज करके क्या होगा, सेल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन की कमी है ना। तो बाय द मीन्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी में एक्सचेंज ऑफ गैस हो जाता है। क्लियर है। अब आगे बात कर रहे हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग देखते हैं तो इनमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक बॉडी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं विच इज डिजाइंड फॉर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। उसका स्पेशल डिजाइन होता है। वह स्पेशल डिजाइन क्या होता है मैं इसी वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं। फिलहाल अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं। तो सिलेंट्रेटाटा, आपने नाम सुना होगा सिलेंट्रेटाटा, जैसे हाइड्रा वगैरह आता है ना इसमें। तो सिलेंट्रेटाटा में क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। हेलमेंथिस, जैसे प्लेटी हेलमेंथिस हो गया, नेमेटो हेलमेंथिस हो गया, उसमें भी क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। एनिलिडा भी आप कह सकते हो, एनिलिडा में भी क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है ना। इंसेक्ट में आपको पता होगा एयर होल्स पाए जाते हैं, जिसको स्पैरिकल बोलते हैं हम लोग, है ना। अगर हम लोग स्पेशली बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब कॉम्पिटिटिव टाइप का टॉपिक मैंने बता दिया है कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो होता है उसमें पाया जाता है बुक लंग्स। अगर हम लोग लाइमुलस को देखते हैं, जिसको किंग क्रैब बोलते हैं हम लोग, तो उसमें पाया जाता है बुक गिल्स। अगर हम लोग मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, फिशेस और टैडपोल लार्वा देखते हैं तो उसमें पाया जाता है क्या, गिल्स। ठीक ना। तो ये सारे ऑर्गेन्स होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए लंग्स, मैंने यहाँ लंग्स के बारे में भी बता दिया। लंग्स पाया जाता है किसमें, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मामल्स में, इस सब में क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। अब देखो ये बड़ा वीवीआई टॉपिक है आपका। क्या वीवीआई है भाई, कि सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने बताया था ना कि वो कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होना चाहिए फॉर द मीन्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। तो वो क्या होना चाहिए भाई, तो देखिए बॉडी शुड हैव लार्जर सरफेस एरिया। आपको पता होना चाहिए, चाहे हम गिल्स की बात करें, चाहे हम लंग्स की बात करें, इसका इंटरनल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आसानी से लार्ज नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज चलता है, उसका डिफ्यूजन चलता है। ठीक ना। उसी तरह से शुड हैव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग। अगर मान लो मैं फिशेस की बात करता हूँ तो फिशेस में क्या होता है कि उसका गिल्स जो होता है वो वाटर के सराउंडिंग से कॉन्टैक्ट में होता है,
अगर हम लोग अपने लंग्स की बात करें या किसी भी ये सब सारे ऑर्गेनिज्म में लंग्स की बात करें तो लंग्स का इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है एयर के साथ, है ना। तो जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है, चाहे वो एक्वेटिक रीजन हो या फिर क्या हो, आपका ये रीजन हो, एयर वाला रीजन हो, टेरेस्ट्रियल रीजन हो, तो बॉडी का वो हिस्सा जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में जरूर से जरूर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, थिन मेम्ब्रेनस। थिन मेम्ब्रेनस होगा तभी तो आसानी से डिफ्यूजन होगा। और क्या होगा, प्रॉपरली सप्लाई ऑफ द बॉडी फ्लूइड। उसकी बॉडी में जो भी फ्लूइड्स अवेलेबल हैं, चाहे वो ब्लड है, लिम्फ है, हेमोलिम्फ है, जो भी अवेलेबल है, उसका प्रॉपर सप्लाई होना चाहिए उस एरिया में जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो चल रहा है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पहले बता दिया है कि इसका ऑरिजिन क्या होता है, इंडोडर्मल। इसका ऑरिजिन क्या है, इंडोडर्मल ऑरिजिन है आपका। अब देखो इंडोडर्मल ऑरिजिन आप समझ रहे होंगे, इंडोडर्मिस से बना है ये। उसके बाद क्या भाई, तो इसमें जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसका मैंने लिस्ट दे दिया है। जैसे नेजल पोर होता है, नेजल चैम्बर होता है, नेजोफेरिंग्स होता है, फिर ग्लॉटिस मिलेगा, लैरिंग्स मिलेगा, ट्रैकिया मिलेगा, आपको ब्रोंकस मिलेगा, ब्रोंकियोलस मिलेगा और एल्वियोली मिलेगा, है ना। तो स्पेशली एल्वियोली जो होगा वो कहाँ पाया जाएगा, लंग्स में। और इसके अलावा आपको सपोर्टिव ऑर्गन्स भी अवेलेबल है ना। सपोर्टिव ऑर्गन्स भी अवेलेबल हैं। सपोर्टिव ऑर्गन्स में आपको क्या मिलेगा, तो मिलेगा आपको डायफ्राम। और क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिब्स। और क्या मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स मिलेगा आपको। ये सारे चीज़ आपको क्या मिलेंगे, एज ए सपोर्टिव ऑर्गन अवेलेबल हैं। किसमें, प्लांट के अंदर, सॉरी ये लंग्स के अंदर, है ना। ये सब लंग्स के जोन में पाए जाने वाले सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे किसमें, रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैस में, एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए इसी फिगर को थोड़ा सा हम लोग देख लें पहले। देखिए ये मैंने आपको फिगर आपके लिए बताया है। तो देखिए ये जो रेस्पिरेटरी गैस में आप देख रहे हो, देखो ये है एक्सटर्नल, यही है आपका नैरिस, यही है आपका क्या, नैरिस। और ये क्या हो गया, फेरिंग्स। फेरिंग्स देखिए, इस खासकर इस एरिया को हम लोग बोलेंगे नेजोफेरिंग्स, इसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। और ये वाला जो हिस्सा है ये देखिए ओरोफेरिंग्स है ना। और ये दोनों मिल गया है जिस जोन में ना, उस जी जोन को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। अब नीचे अगर आ जाए हमको तो देखिए पीछे के तरफ आपको क्या मिलेगा, गलेट और इसोफेगस, और आगे के तरफ मिलेगा आपको विंड पाइप और ट्रैकिया। और यहाँ पे देखिए ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड लैरिंग्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। यही क्या है, वॉइस बॉक्स है। और देखिए ट्रैकिया जो आप देख रहे हो उसके अंदर क्या है, सेमी कार्टिलेजिनस रिंग जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इसका सपोर्टिव ऑर्गन है। और देखिए ये यहाँ पे ये जोन में आकर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जिस जोन में ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, वो एक्चुअली में आपका फिफ्थ वर्टिब्री है। आपका वर्टिब्रल कॉलम का ये क्या है, फिफ्थ वर्टिब्री अवेलेबल है ये। ओके, और ये आपका लंग्स हो गया। और लंग्स के ऊपर अगर आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, देखिए लंग्स जिस कैविटी के अंदर है उसको बोल रहे हैं प्लूरल कैविटी, और ये पूरे होल एरिया को हम लोग बोलते हैं थोरैसिक कैविटी, है ना। और लंग्स के ऊपर जो थिन वॉल है, जो आपका लंग्स के ऊपर थिन वॉल है, उस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरा। उस वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लूरा बोलेंगे, है ना। वही देखिए प्लूरल कवरिंग लंग्स यहाँ लिखा हुआ है आपका। और अंदर में आप आइएगा तो देखिए रेस्पिरेटरी ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है। रेस्पिरेटरी ट्री कहने का मतलब क्या कि ब्रोंकिया, देखिए ये ब्रोंकस हो गया, ब्रोंकस डिवाइड किया ब्रोंकियोलस में, देखिए ब्रोंकस है, ब्रोंकस ब्रोंकियोलस में डिवाइड करके क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे देखिए ये आपका आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ तो ये हिस्सा ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकस डिवाइड करके ब्रोंकियोलस, और ये आपके लंग्स में आ गया। अब अगर आप ब्रोंकियोलस को देखोगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर जाता है इस तरह से। इसमें बहुत सारे ब्रांचेज आने शुरू हो जाते हैं, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेज आने शुरू हो जाएंगे, और इस ब्रांचेज को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, है ना। ये लगभग 20 से 25 बार ये ब्रांचेज में डेवलप कर जाता है इस तरह से। और उसके बाद देखिए ये एक डक्ट में खुलता है, और वो डक्ट फाइनली खुलेगा एल्वियोली में। ये देखिए एल्वियोलर डक्ट हो गया और ये एल्वियोली में खुलेगा। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स आपके लिए अवेलेबल होता है। और ये देखिए आपका रिब्स है, देखिए ये वाला क्या है, रिब्स। कितने पेयर रिब्स पाए जाते हैं,
तो 12 पेयर्स रिब्स पाए जाते हैं, तो ये रिब्स है आपका, ठीक। और ये हिस्सा देखिए आपका, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम, ये आपका डायफ्राम है। क्लियर है आपका। तो इस तरह से ये फिगर मैंने आपके लिए बता दिया है। तो अब देखिए इसी फिगर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे के टॉपिक में। मैं अगर यूज होगा मेरा फिगर का तो मैं हम लोग बार बार इस पर बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक्सटर्नल नैरिस। देखिए मैं फिगर में बताता हूँ, सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल नैरिस मिला है, यही है नैरिस, ठीक ना। अब एक्सटर्नल नैरिस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, नेजल हेयर्स और नेजल ग्लैंड पाया जाता है। नेजल हेयर्स का काम क्या है, ये क्या करता है, ये ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स जो रेस्पिरेशन के थ्रू आपके एयर ये बॉडी में आ रहा है ना, उसको ट्रैप करता है। ओके, यही काम है इसका, एक्सटर्नल नैरिस, ठीक, सॉरी नेजल हेयर्स का। और नेजल ग्लैंड जो होता है एक्चुअली में ये एक टाइप का म्यूकस ग्लैंड है। और ये म्यूकस ग्लैंड आपको क्या करता है, नेजल सिस्टम को मॉइस्ट रखता है, पहला बात तो मॉइस्ट रखता है। और ये भी क्या करता है, जो आपका फॉरेन पार्टिकल्स अगर ये एयर में है ना, इनहेल्ड एयर में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स है तो उस फॉरेन पार्टिकल्स को वो ये ट्रैप कर लेता है। इसका भी काम कुछ हद तक ऐसा ही है। मतलब ये नेजल हेयर्स और नेजल ग्लैंड कहीं ना कहीं क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइप का सपोर्टिव सिस्टम है जो आपका इनहेल्ड एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उसको ट्रैप करेगा। ओके, और आपके नेजल सिस्टम को इम्यूनाइज भी रखेगा, ठीक, और मॉइस्ट भी रखता है। म्यूकस ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है, मॉइस्ट भी रखता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेजल चैम्बर का। तो नेजल चैम्बर जो है वो देखिए 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है, एक है वेस्टिबुलर, एक है रेस्पिरेटरी और एक है ऑल्फैक्टरी। देखिए ये फ्रंटल हिस्सा है, वेस्टिबुलर फ्रंटल हिस्सा है, रेस्पिरेटरी एक्चुअली में मिडिल हिस्सा है आपका, और ऑल्फैक्टरी जो है ना वो अपर बैक हिस्सा है ये। ओके, मैं फिगर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वेस्टिबुलर, अगर मान लो ये नेजल नाक का आपका हिस्सा है, तो ये अगर मान लो पूरा चैम्बर है आपका, तो वेस्टिबुलर देखिए ये वाला हिस्से को वेस्टिबुलर कहते हैं। ये मिडिल वाला जो हिस्सा है ये आपका क्या है, रेस्पिरेटरी, और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी। ये है ऑल्फैक्टरी का हिस्सा आपका। ओके, ऑल्फैक्टरी। अब देखो फ्रंटल हिस्सा का तो आप समझ ही गए, नेजल चैम्बर में नेजल हेयर और नेजल ग्लैंड पाया जाता है। रेस्पिरेटरी पार्ट जो आप देख रहे हो, इसका काम एक और चीज होता है कि ये थर्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन ऑफ एयर। जो एयर आपके बॉडी के अंदर आ रहा है उस एयर का टेम्परेचर या तो कम है आपके बॉडी से या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो थर्मो रेगुलेटरी पार्ट है ना, उसका काम क्या है, ये जो है उस एयर को आपके बॉडी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट कर देता है। यही पर्पस है इसका, क्योंकि सराउंडिंग के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट अगर आपके बॉडी का अगर आपका एयर का इनहेल्ड एयर का टेम्परेचर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंसेस पैदा कर सकता है। वहीं पे ऑल्फैक्टरी पार्ट जो आप देख रहे हो, इसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। क्या पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। और इसका पर्पस क्या है, ये एक्चुअली में क्या होता है, तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर होता है। ये ऑल्फैक्टो रिसेप्टर होता है ये, मतलब ये जो स्मेल वगैरह जो आप डिटेक्ट करते हो ना, वो इसी एरिया से करते हो, क्योंकि ये एरिया आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। और वो ब्रेन का एरिया जो है वो क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब बोलते हैं। तो ऑल्फैक्टरी लोब से जुड़ा हुआ होता है ये। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। नेजल चैम्बर पर्पस क्या है आपका, फ्रंटल हिस्सा है वेस्टिबुलर, जिसमें नेजल हेयर्स और नेजल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। पर्पस क्या है, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। और साथ में इसका क्या पर्पस मैंने बताया कि ये आपके इनर नेजल चैम्बर को मॉइस्ट भी रखता है। ओके, रेस्पिरेटरी पार्ट जो है उसका पर्पस क्या है, थर्मोरेगुलेशन। वहीं पे ऑल्फैक्टरी पार्ट जो है उसमें पाया जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और इसका पर्पस क्या है, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर होता है, ये स्मेल वगैरह को डिटेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए नेजल चैम्बर जो है वो कहाँ ओपन होता है, नेजोफेरिंक्स में। विद द हेल्प ऑफ ग्लॉटिस, ट्रैकिया जो है ओपन होता है नेजोफेरिंक्स में। ट्रैकिया जो है, देखो नेजोफेरिंक्स का जो पार्ट है ना, वहाँ पे कौन, देखिए फिर से मैं फिगर में आ रहा हूँ। देखिए ये जो है नेजोफेरिंक्स का जोन था, और यहाँ से अगर आप आइएगा तो यहीं पे आपको देखिए ट्रैकिया ओपन हुआ है इस तरह से। और ये जो 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 जिस पोर के द्वारा ट्रैकिया ओपन हो रहा है फेरिंग्स के जोन में, दैट इज कॉल्ड ग्लॉटिस। उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ग्लॉटिस, वही है। विद द हेल्प ऑफ ग्लॉटिस ट्रैकिया ओपन एट द नाइजोफेरिंग्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं लैरिंग्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉइस बॉक्स। तो लैरिंग्स जो आप देख रहे हो उसमें क्या पाया जाता है, तो लैरिंग्स एक्चुअली में कार्टिलेजनस बॉक्स है, और इसमें कार्टिलेजनस फ्लैप पाया जाता है। कार्टिलेजनस फ्लैप पाया जाता है। जब एयर इस फ्लैप से पास करता है ना, तो इस एयर में, तो इस फ्लैप में वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन होने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। आप देख रहे होंगे मैंने बताया है कि ये क्या होता है, प्रोट्रीब्यूटेड होता है एडल्ट मेल में, जिसको हम लोग बोलते हैं एडम सेपल, है ना। मेल के अंदर अगर मेल बॉडी में आप देखोगे तो एडल्ट मेल में आप देखिएगा ये थोड़ा सा इस तरह से ऐसे निकला हुआ रहता है, ऐसे, है ना, गर्दन के पास। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। अगर हम लोग इसका लेंथ देखें तो आप देखिए वुमेन और चिल्ड्रेन में इसका लेंथ थोड़ा कम होता है ना, थोड़ा शॉर्ट साइज है 1.7 सेंटीमीटर, जबकि एडल्ट मेल में ये होता है 2.3 सेंटीमीटर। अब शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है ना, इनका जो साउंड का पिच होता है वो हाई होता है। पिच ऑफ साउंड क्या होता है इनका, हाई होता है, क्योंकि स्ट्रेस्ड होता है, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है। जबकि मेल में ये थोड़ा सा लूज होता है, तो इसकी वजह से इनका जो पिच है वो लो होता है, लेकिन लाउडनेस हाई होता है। लाउडनेस क्या होता है, हाई होता है, और पिच क्या होगा, लो होगा। ओके, तो ये डेटा आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, अगर आपको प्रॉपर वे में इस सारे डेटा को कलेक्ट करना है तो मेरे ये सजेशन होगा कि आप क्या करो ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आराम से आप पहले तो वीडियो के समय आप पॉज भी कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका नोट्स बना लीजिए, और उसको फिर बार बार आप रिवाइज भी कर सकते हो, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रैकिया आ गया। देखिए ये ट्रैकिया क्या चीज़ है भाई, तो आपको क्या है, ये ट्यूब है। ट्रैकिया क्या है, एक ट्यूब है। कितना सेंटीमीटर का ट्यूब है, लगभग 10 सेंटीमीटर का ट्यूब है, और इसके इनर लाइनिंग में आपको मिलेगा सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि ये आसानी से किसी भी पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू, है ना। और क्या एक्सटर्नली सपोर्टेड होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सी शेप्ड सेमी कार्टिलेजनस रिंग से सपोर्टेड होता है ये। इसका पर्पस क्या है, ये क्या करता है, ये आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। इसका पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया इवन नॉट एयर प्रेजेंट इन इट, है ना। जब इस ट्रैकिया में एयर नहीं होगा तो वो कोलैप्स नहीं करेगा। क्यों भाई, क्योंकि उसके ऊपर सेमी कार्टिलेजनस रिंग अवेलेबल है। क्लियर है बात ये आपको। अब आगे क्या है भाई, देखो ये मैंने बताया है कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के पास ये ट्रैकिया क्या होता है, डिवाइड कर जाता है 2 हाफ्स में, याद है ना। देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ फिर से, ये ट्रैकिया जो था मैंने क्या बताया था, 2 हाफ में डिवाइड करता है। वो पोजीशन क्या है, फिफ्थ वर्टिब्री, 5वां वर्टिब्री के पास ये डिवाइड करता है आपका। ओके, और जो डिवाइडिंग रीजन है जहाँ पे ये डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। वही है, देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 हाफ्स कॉल्ड ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोलस। देखिए ब्रोंकाई जो है वो ब्रोंकियोलस में डिवाइड किया है, और ब्रोंकियोलस फिर से डिवाइड करता है, फिर ये डिवीज़न होता है, फिर ये डिवीज़न होता है। लगभग ये 15 से 16 बार या 20 से 25 बार ये डिवीज़न हो सकता है, और इस तरह से ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी ब्रांचेज बना देता है इस तरह से, है ना, ऐसे डिवाइड करता है, और फाइनली ओपन होगा कहाँ, एल्वियोली में। ओके, वही देखिए नीचे लिखा हुआ है। और लंग्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि लंग्स जो है वो थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरा, है ना। अब देखिए यही बताया गया है, इन लंग्स ब्रोंकियोली डिवाइडेड इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलस फॉर्म्ड रेस्पिरेटरी ट्री, है ना। और यही मैंने बताया, देखिए लंग्स के अंदर ये देखिए डिवीजन है,
और ये आपका क्या हो गया, ये वाला जो हिस्सा हो गया ये ये एल्वियोली हो गया, और ये हो गया एल्वियोलर डक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्वियोलर डक्ट बोलेंगे, और ये एल्वियोली है। अब देखिए फर्दर इट ओपन इनटू एल्वियोली बाय एल्वियोलर डक्ट, वही बताया गया है यहाँ पे। अब एल्वियोली इज एयर चैम्बर, एल्वियोली क्या है, एयर का चैम्बर है, विच इज लाइंड बाई वेरी थिन टिश्यू कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। मैं इसका फिगर आपको बता रहा हूँ, आगे फिगर मैं बता दूंगा इसको। और देखिए ह्यूमन में अगर हम लोग देखें तो लगभग 300 मिलियन एल्वियोली पाया जाता है आपके लंग्स में। लंग्स में जो एल्वियोली की संख्या होती है वो कितनी होती है, 300 मिलियन। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। अभी एक और इंटरेस्टिंग डेटा आपको मैं बता रहा हूँ कि आपका लंग्स का इंटरनल सरफेस एरिया जो है वो कितना है, 100 मीटर स्क्वायर, जबकि आपके बॉडी का सरफेस एरिया है कितना, एक्सटर्नल बॉडी का सरफेस एरिया आपका है 1.2 मीटर स्क्वायर। आप समझ रहे हो, तो आपके लंग्स का इंटरनल सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपको बताया भी था ना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। तो हमारे ह्यूमन जो एडल्ट ह्यूमन का जो लंग्स का है उसका इंटरनल सरफेस एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। ओके, और नंबर ऑफ एल्वियोली हमारे लंग्स में कितने पाए जा रहे हैं, 300 मिलियंस। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा बात कर लें सपोर्टिव ऑर्गन का। तो सपोर्टिव ऑर्गन में आ गया डायफ्राम, ये सिर्फ और सिर्फ मैमल में पाया जाता है। डायफ्राम और दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। और क्या, ये मस्कुलर होता है, फाइब्रस होता है ना। और ये क्या करता है, पार्टीशन करता है बिटवीन थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। देखिए अगर हम बॉडी को इस तरह से बनाएं, ये आपका लंग्स है देखिए थोरैसिक कैविटी में, और ये एब्डोमिनल कैविटी है, तो आपका जो पाया जाता है डायफ्राम वो कहाँ पाया जाता है, इस जोन में पाया जाता है। ये हो गया लंग्स आपका, है ना, और ये शोल्डर है आपका, ये हाथ है ना। तो देखिए यहीं पे पाया जाता है ये आपका कौन, डायफ्राम। और इसका शेप कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है। देखो मैंने वही बताया, डायफ्राम का शेप कैसा होता है, डोम शेप्ड होता है। और इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप का मसल पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड फेर्निक मसल्स। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेर्निक मसल्स बोलेंगे। फिर मैं बात कर रहा हूँ रिब्स के बारे में, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 12 पेयर्स रिब्स पाया जाता है। और इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स अवेलेबल होते हैं। इंटरकॉस्टल मसल दो टाइप का, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होगा ना वो इंस्पायरेशन में हेल्प करेगा, मतलब कि एयर को लेने में मदद करता है, उल्टा होता है ये। और जबकि इंटरनल जो इंटरकॉस्टल मसल होगा वो एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ओके, ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल किस में हेल्प करेगा, इंस्पायरेशन में, और जबकि इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल किस में हेल्प करेगा, एक्सपायरेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम वीवीआई टॉपिक है ये, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कैसे होता है आखिर ये ब्रीदिंग। देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के लिए दो मैकेनिज्म है एक्चुअली में। ब्रीदिंग का दो बेसिक मैकेनिज्म है, एक है इंस्पायरेशन और एक है एक्सपायरेशन। दो बेसिक मैकेनिज्म। देखो इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया कि एयर को लेना, एक्सपायरेशन का मतलब क्या हो गया, एक्सपेलिंग आउट ऑफ एयर। कौन सा एयर, ऑक्सीजनेटेड एयर, और इसमें कौन सा एयर, डीऑक्सीजनेटेड एयर। अब इंस्पायरेशन जो है ना वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है, जबकि एक्सपायरेशन जबकि क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है। मतलब इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन इसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। आगे आप देखो मैंने जो बताया था कि इसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और इसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, आगे क्या है भाई, तो देखो इसमें अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स होता है। जब इंस्पायरेशन होगा ना तो आपका रिब्स जो होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। जबकि इसमें क्या होता है, रिब्स जो होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो आपका डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाएगा। मतलब रिब्स जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। ओके, अब देखो जब ऐसा होगा, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, तो इससे क्या होगा, थोरैसिक वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। अब थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो घटेगा ना,
वही थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। साथ में अच्छा इसके थोरैसिक वॉल्यूम को बढ़ाने में आपका डायफ्राम भी का भी रोल है, क्योंकि डायफ्राम इस समय जो डोम शेप डायफ्राम था ना वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाता है, और इसमें देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि थोरैसिक वॉल्यूम जो होता है वो घट जाता है, इसमें थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। इसमें थोरैसिक वॉल्यूम आपका घटेगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और आपका जो डायफ्राम है वो भी डोम शेप्ड हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर आएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया है, घट गया है। देखिए डिक्रीज हो गया और प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, और इसकी वजह से क्या होगा, ये डोम शेप्ड हो जाता है। ये जो आपका जो डायफ्राम है यहाँ पे क्या हो गया है, डोम शेप्ड हो गया है। ओके, तो जब डोम शेप्ड हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो आपका एयर क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट कर जाएगा, और जिसमें प्रेशर जब घटेगा तो एयर क्या होगा, और आपके लंग्स के अंदर आएगा। कुछ ऐसा ही होता है। और ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो होता है उसको मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग मूवमेंट, है ना, ब्रीदिंग मूवमेंट बोलते हैं। जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक एडल्ट ह्यूमन में ब्रीदिंग रेट जो होता है वो लगभग क्या होता है, 12 से 14 टाइम्स 1 मिनट में, लगभग 12 से 14 बार हम लोग सांस लेते हैं या छोड़ते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो एक्सचेंज, ये जो हुआ, ये जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के थ्रू जो एयर का आना और जाना होता है लंग्स में, वो एक्चुअली में उसका एल्वियोलर रीजन में क्या होता है, हम लोग उसी पर बात करने जा रहे हैं। अब देखिए उसको मैंने एक फिगर के थ्रू समझाने का कोशिश किया है। देखिए टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। अब ये एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एल्वियोलर रीजन का स्ट्रक्चर। अब देखिए एल्वियोलर रीजन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। ये क्या है, एल्वियोलर डक्ट है। और एल्वियोलर डक्ट जो है वो देखिए एल्वियोलाई के रीजन में खुला हुआ है। ये क्या है, एयर का चैम्बर है आपके लंग्स में, जिसकी संख्या मैंने आपको बताया ना, दोनों लंग्स में लगभग 300 मिलियन होते हैं ये। इसके बीच में क्या पाया जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइन किया हुआ है उसके नीचे वाले हिस्से में, और ये आपका क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। ये देखिए ब्लड कैपिलरीज है आपका। तो होता क्या है कि एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली जो होता है उसमें इनर लाइनिंग में पाया जाता है स्क्वामोसल एपिथेलियल टिश्यू। क्या पाया जाता है, स्क्वामोसल एपिथेलियल टिश्यू। और आपका जो ब्लड का जो कैपिलरीज है उसके अंदर क्या पाया जाता है, एंडोथेलियम। इसमें क्या पाया जाता है, एंडोथेलियम। ये दोनों टिश्यू काफ़ी थिन है ना, काफ़ी थिन है, ये लेयर काफ़ी थिन है। और फिर बीच में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, तो देखिए होता क्या है कि जब एयर जब आपके लंग्स में आता है और एल्वियोलर रीजन में आता है, तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बहुत हाई होता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो चूंकि ये थिन मेम्ब्रेनस है ना और हाई सरफेस एरिया है, तो क्या होगा, और देखिए ब्लड में अगर हम लोग देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्या है, ज़्यादा है, और ऑक्सीजन कंपैरेटिवली क्या है, कम है। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ब्लड के अंदर जो हाई है, किस फॉर्म में है, देखिए ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है ना, वो HCO3 माइनस के टर्म में पाया जाता है। ये वही लिखा हुआ है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। ब्लड के अंदर पाया जाता है HCO3 माइनस के, मतलब बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में पाया जाता है। और ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड इजिली डिफ्यूज आउट करके पहुँच जाता है एल्वियोलर रीजन में। देखिए ये क्या होगा, इजिली डिफ्यूज आउट करके कहाँ चला जाएगा, एल्वियोलर रीजन में चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि ऑक्सीजन जो आपका होगा, जबकि ऑक्सीजन जो होगा, ये यहाँ बताया गया है इसको, जबकि ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, वो हेमोग्लोबिन के द्वारा कैचअप कर लिया जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिशिएंसी हेमोग्लोबिन से काफ़ी अच्छी होती है। तो बनाएगा क्या यहाँ पे बना देगा वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ये जो होगा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। देखिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है ना, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। मैं पीछे इसके डाटा बता रहा हूँ इसका। और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो मोस्टली ब्लड में होता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में,
है ना, या फिर थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कार्बिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में भी इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसके साथ, हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है बात। तो ऑक्सीजन मोस्टली ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली ट्रांसपोर्ट करेगा किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और बहुत ही लिटिल अमाउंट में ये ट्रांसपोर्ट करता है कार्बिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए मैंने जो बताया था आपको, मैंने कुछ स्पेशल डाटा आपको दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि 100 ml ब्लड जो होता है वो लगभग 19.4 ml O2 को कैरी करता है, और 1 ग्राम हेमोग्लोबिन जो होता है वो लगभग 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है, और 1 मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन जो होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। फिर मैंने आपको दे दिया टाइडल वॉल्यूम। देखिए ये वो वॉल्यूम होता है जो हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग में जितने अमाउंट ऑफ एयर को हम लोग इनहेल्ड या एक्सपेल्ड आउट करते हैं ना, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये कितना होता है, 500 ml पर मिनट, या पर ब्रीदिंग, मिनट नहीं कह सकते, एक बार जब आप सांस लेते या सांस छोड़ते हो ना, तो पर साइकिल में लगभग 500 ml एयर जो होता है वो आपके लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर है। और क्या हमारा ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 to 14 टाइम्स। तो अगर हम लोग 12 to 14 टाइम्स को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 मिनट में लगभग 6000 to 8000 मिलीलीटर ब्लड जो है, सॉरी एयर जो है वो हमारा ये लंग्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देता है ड्यूरिंग द मीन्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या होता है, एक्चुअली में ऑक्सीजन की एफिशिएंसी, सॉरी हेमोग्लोबिन की एफिशिएंसी ऑक्सीजन से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो हेमोग्लोबिन है ना, इसको अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में लाया जाए तो ये बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सेलुलर रेस्पिरेशन को स्टॉप कर सकता है। इसी वजह से क्या होगा, सफोकेशन शुरू हो जाता है पर्सन में, सफोकेशन शुरू हो जाता है। जब सफोकेशन शुरू होगा तो क्या होगा, दम घुटने से आदमी मर सकता है। इसी को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। मतलब ऑक्सीजन की एफिशिएंसी हेमोग्लोबिन के साथ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हेमोग्लोबिन की एफिशिएंसी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। तो अगर इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये क्या होगा, उसके साथ अटैच करके बनाएगा कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है आपके बॉडी में सफोकेशन काउज करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से दम घुटने से पर्सन का डेथ हो सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस इन प्लांट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद का जो आपका वीडियो होने जाएगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वीडियो होगा, चाहे वो प्लांट में होगा, एनिमल में होगा। इसमें हम लोग हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है और आपको आपके कमेंट का जवाब ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। आप टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। आप जाकर के क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर हैंडल करो, ज़रूर से ज़रूर बनाओ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपका टॉपिक भी रिवाइज होगा। तो इन सारी बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।